नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडिया जीके में इंडियन हिस्ट्री वाली सीरीज में हम पढ़ रहे हैं महाजनपद काल। और कल हमने पढ़ा था महाजनपद यानी कि मगध जो साम्राज्य था। धीरे धीरे महाजनपद 16 थे और बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय और जो जैन धर्म है, जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें हमने पढ़ा था कि 16 जो महापदों का उल्लेख है। और हमने जो 16 जो महाजनपद है वो धीरे धीरे विकसित होते हुए एक बहुत बड़ा मगध साम्राज्य या मगध जो महाजनपद है उसका निर्माण हो जाता है, क्योंकि बाकी वाले जो छोटे छोटे थे वो धीरे धीरे मगध में शामिल हो जाते हैं। और मगध पे विभिन्न राजवंशों ने शासन किया, उसके आधार पर ही उन्होंने जो छोटे छोटे जो महाजनपद थे उनको जीतते हुए एक विशाल मगध साम्राज्य की जो स्थापना की। तो कल हमने पढ़ा था कि मगध में सबसे पहले बृहद्रथ वंश की जो है स्थापना हुई थी और वहाँ उसके शासक थे बृहद्रथ था मैन, जो मतलब उस वंश का संस्थापक। फिर उसके बाद जरासंध आया, फिर सहदेव आया और फिर उसका पुत्र रपुजनी था। अब रपुजनी की हत्या है वो जो वहाँ बिम्बिसार नामक था एक शासक, उसने कर दी, जो हर्यक वंश की स्थापना करता है। अभी हम देखते हैं हमारा चल रहा है महाजनपद काल। और महाजनपद काल में अब हम पढ़ रहे हैं जो मगध साम्राज्य पे शासक किया उन शासकों को पढ़ रहे हैं। और चूंकि मगध पे शासन करने वाले थे असीन, मशूक यानी कि यहाँ हम देख लें हर्यक वंश, ये फिर आ जाता है यहाँ पे शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर आते हैं मौर्य या मौर्य वंश आ जाता है, फिर यहाँ पे सुंग वंश, फिर कण्व वंश और फिर यहाँ पे सातवाहन शासक आ जाते हैं। तो इन्होंने जो है मगध साम्राज्य पे जो राज किया था। कल हमने बृहद्रथ वंश के बारे में पढ़ दिया था, क्योंकि जो बृहद्रथ वंश है उसका भी उल्लेख मिलता है इस वंश से, मतलब हर्यक वंश से पहले। क्योंकि हर्यक वंश से पहले इसका कोई खास प्रमाण मिलता नहीं है, इतना जरूर है कि यह एक वंश हुआ करता था। तो ये पीसीएस वगैरह एग्जाम में थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है और वैसे सामान्य तो यहाँ से कम क्वेश्चन बनते हैं। तो फिर जो मुख्य वंश था या जो जिसने मगध साम्राज्य पे जो शासन या की सत्ता की स्थापना की वो था हर्यक वंश। और क्योंकि बृहद्रथ वंश का जो अंतिम शासक था रपुजनी, इसकी हत्या कर दी थी बिम्बिसार ने। और बिम्बिसार ने है जो हर्यक वंश की स्थापना की, कहाँ पे? मगध पे। तो आज हम पढ़ेंगे हर्यक वंश। तो जो हर्यक वंश है उसका मगध पे शासन था, ये हम कह सकते हैं हर्यक वंश। तो इसका था 545 ईसा पूर्व से 612 ईसा पूर्व, बीसी कह सकते हैं हम, बिफोर क्राइस्ट। तो बीसी है जो उल्टा चलता है और एडी है जो आगे कंटिन्यू होता है, आगे चलता है। तो मैं कह सकता हर्यक वंश। और हर्यक वंश के जो प्रथम जो शासक था वो था बिम्बिसार। किसी ने ही है जो बृहद्रथ वंश के अंतिम शासक की हत्या की थी रपुजनी की, तो मैं कह सकते हैं बिम्बिसार। तो हर्यक वंश का प्रथम शासक था। अब एक बिम्बिसार है और एक बिंदुसार, बिंदुसार का भी नाम आता है, हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो एक है बिंदुसार। बिंदुसार है वो जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, अशोक का पिता। तो ये मौर्य काल का जो शासक है उसको हम कह सकते हैं। तो बिंदु, इसको हम पॉइंट कह सकते हैं, पॉइंट सार या पॉइंट समरी, इसके हिसाब से याद रख सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग जैसे मतलब थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ने वाले या लड़कियां ज़्यादातर देखा जाए तो आजकल मतलब ट्रेंड ही हो गया, मिले ज़्यादातर ऐसे वर्ड बोलेंगे कि मतलब वो कहते हैं ना कि उसकी कोई शब्दावली नहीं है। फिर भी जैसे मतलब हम देखते हैं कि कोई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी या डिक्शनरी में भी उनको कोई जगह नहीं है, मतलब उन्होंने एक नया ट्रेंड बना दिया है। जैसे अब किसी की शादी बिंदु से हो रखी है, बिंदु मतलब लड़का हो लड़की जो भी हो, तो कहेंगे कि हमारी शादी पॉइंट से हो रखी है, मतलब किससे? पॉइंट से हो रखी है। और अगर किसी की लड़का है उसकी शादी रेखा से हो रखी है तो कहेगा कि हमारी शादी है वो रेखा से हो रखी है, मतलब लाइन से हो रखी है। पहले हम लाइन मारते थे, फिर हमारी घर वालों ने शादी कर दी। तो मतलब ये। और कुछ लोग आप देखोगे कि ज्यादातर ऐसे बोलेंगे कि आजकल वुमनों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। मतलब वुमनो क्या होता है? वुमेन्स कहते हैं, वुमेन्स कहते हैं, इंग्लिश में एक नया शब्द है वैसे। तो मतलब वुमनो क्या होता है? मतलब अलग ही एक नया अपने आप से शब्द बना लिया। फिर क्या कहेंगे, आज हम सब्जी खरीदने गए थे और मंडी में या सब्जी मंडी में बहुत मतलब ज्यादा वेजिटेबलें थी, बहुत सारी वेजिटेबलें थी। वेजिटेबलें मतलब क्या होता है? अलग ये कोई शब्द नहीं होता, लेकिन लोग यार बना देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से तो बिंदुसार को हम याद रख सकते हैं। बिंदु यानी पॉइंट, सार पॉइंट समरी, वो मौर्य काल में था जब ये।
और बिंदुसार की एक खासियत और भी है कि ये जो भारत का, ये हम कह सकते हैं कि पूरे हमारे जो प्राचीन भारतीय इतिहास है तो भारत का प्रथम ऐसा शासक था, या एक ऐसा ये मतलब राजकुमार था, पैदा हुआ तब तो राजकुमार जब छोटा था, तो ये एक सीजेरियन बेबी था, मतलब यानी कि ऑपरेशन से इसको, मतलब यानी कि ये ऑपरेशन से पैदा हुआ था। अब बात है कि उस समय ऑपरेशन किया किसने, तो इसकी जो शल्य चिकित्सा है वो की थी, हम कह सकते हैं शल्य चिकित्सा। तो ये कौन कर सकता है, एक ही बंदा था उस समय, आचार्य चाणक्य। तो कौन, चाणक्य ने ये शल्य चिकित्सा की थी। अब ये जो बिंदुसार है ये दुर्धरा का पुत्र था, दुर्धरा, और दुर्धरा है वो धनानंद की जो पुत्री थी और चंद्रगुप्त मौर्य की प्रेमिका, या कह सकते हैं। और फिर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी शादी की और जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था बिंदुसार। और बिंदुसार इस प्रकार से एक सीजरियन बेबी है। तो अब मतलब बिंदुसार और बिंबिसार और बिंदुसार में काफी अंतर जो हमने देख लिया है, तो अब हम बोलेंगे नहीं कि बिंदुसार कौन था और बिंबिसार कौन था। अब हम आगे देखते हैं। अब बिंदुसार है जो ये मगध पे ये शासन करता था, इसकी मतलब साम्राज्य विस्तार की या बहुत सारी नीतियां थी, ये किस प्रकार शासन करता था। मान लीजिए ये उस समय का भारत का मतलब नक्शा था। उस समय का भारत तो अलग ही था। यहाँ हम देखेंगे कि ये यहाँ तक अफगानिस्तान तक, ये नेपाल भूटान सब भारत में ही थे, यहाँ म्यांमार बांग्लादेश ये सब भारत में, यहाँ तक कि श्रीलंका, ये इसी कहते हैं ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं ना कि भारतीय उपमहाद्वीप, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में ये सब आते हैं। हमें आज भी उल्लेख करना पड़ता है भारतीय उपमहाद्वीप में, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान ये भारत के ही भाग थे उस समय। तो ये जो यहाँ मगध था, हम यहाँ कह सकते हैं ये मगध था बिंबिसार के समय। तो बिंबिसार ने जो पहले मगध की सर्वप्रथम जो राजधानी थी वो राजगीर में थी, राजगीर या राजगृह, जिसको राजगृह भी हम पढ़ते हैं। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर में थी। अब चूंकि ये राजगीर यहाँ पे, ये मान लो यहाँ से गंगा नदी निकलती है, तो ये यहाँ पे था। तो कहीं थी उस समय प्रारंभिक में मगध इतना विकसित नहीं था, एक मतलब महाजनपद के रूप में था। धीरे धीरे इसका विकास हुआ और ये बड़ा होता गया। अब यहाँ पे मगध था, तो यहाँ पे वैशाली थी, यहाँ अवंती थी, तो अलग अलग ये जो मध्य प्रदेश में, तो ये अलग अलग क्या है महाजनपद थे। तो हर कोई, अब जैसे लोहे का आविष्कार हो गया था महाजनपद काल में, जो मुख्यतः जो क्रांति मानी जाती है लोहे का आविष्कार मानी जाती है। अब अधिशेष उत्पादन होने लगा, उत्पादन बहुत होने लगा और राजा बनने लगे, तो छोटे छोटे साम्राज्यों का जो निर्माण होने लगा। छोटे साम्राज्य मतलब, तो धीरे धीरे बड़े जो साम्राज्य वाले थे वो छोटे साम्राज्यों को अपने में मिलाने में लिए लड़ते थे, और इनको जो कर मिलता था, टैक्स मिलता था, उत्पादन होना था, बहुत हो रहा था, जनता यहाँ बहुत मेहनत करती थी, तो पब्लिक का बाहर था, लेकिन यहाँ पे क्या उनको धन मिल जाता था। तो ऐसे करके इनका जो है विकास होने लगा धीरे धीरे। तो अब ये आसपास के जो महाजनपद थे उन पे आक्रमण करना शुरू किया, अपने आप में मिलाने के लिए ट्राई किया, उन्होंने कोशिश करते गए। तो बिंबिसार ने सबसे पहले वैशाली पे अटैक किया, या वैशाली को अपने आप में मिलाने की कोशिश की, लेकिन इसका जो प्रयास था वो असफल ही रहा। फिर इसने जो प्रारंभिक राजधानी थे वो यही थी। दूसरी बात ये वैवाहिक संबंध ये बहुत बनाना था। वैवाहिक संबंध बनाने में ये माहिर था, एक तरह से कह सकते हैं, मतलब यानी कि वैवाहिक संबंध बनाता था और अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। क्योंकि अब देखो वैवाहिक संबंध बनाएगा तो आसपास के जो इनके रिश्तेदार हो जाएंगे, सगे संबंधी हो जाएंगे। अब सगे संबंधी भाई क्यों लड़ेंगे, तो ये इस वजह से। और साथ में कुछ दान दक्षिणा में मिल जाता, मतलब कहते हैं ना दहेज में भी मिल जाता, तो कुछ तो जो शासक थे वो दहेज में ही दे देते पूरा अपना जो क्षेत्र था, भूखंड था। तो इससे भी क्या इसका जो विकास होता रहता था। फिर ऐसे करते करते काफी टाइम हो गया, तो भाई बिंबिसार के बाद आया है अजातशत्रु, इसका पुत्र हुआ। तो ये खुद के वैवाहिक संबंधों का ध्यान रखता था, और जहाँ भी मतलब वैवाहिक संबंध किए वहां उस साम्राज्य से संबंध बना लिए और उसको दहेज के रूप में कुछ प्राप्त कर लिया, या फिर नहीं माने तो सेना भेज दी, कुछ भी करके ये अपने आप में शामिल कर देता था। फिर क्या हुआ कि इसने इसके बाद आ गया अजातशत्रु। अजातशत्रु ये सोचने लगे कि भाई शादी की उम्र हो गई है और मैं भी राजकुमार हूँ, राजा बनने वाला हूँ, बाबू तो अपने आप का ध्यान रखता है। तो इसके जो सामंत थे या राजकुमार था ये भी, और कहीं ना कहीं राज्यपाल एक तरीके से कह सकते सेनानायक के रूप में ये भी काम कर रहा था, सेनापति के रूप में, सेनानायक के रूप में, और भावी राजकुमार था और भावी शासक था, मतलब राजा बनने वाला था। तो इसके जो सामंत वगैरह जो थे उनको उन्होंने कहा भाई कि क्या मतलब महाराज ही शासन कर रहे हैं, आपके तो उगाना है ना कि बाबू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। तो इन्होंने कहा कि भाई तेरे बाबू तो राजनीति के लिए तेरे लिए हानिकारक है, तो क्या किया जाए, बस एक ही इलाज है, उड़ा दिया जाए बाबू। तो इन्होंने जो भाला मार दिया
और भाला लगे बिंबिसार जी को, और बिंबिसार जी खत्म हो गए। अब आता है अजातशत्रु। अब अजातशत्रु आता है, मगध को ये धीरे धीरे प्रयास करता है। तो इसने यहाँ पे वैशाली पे ट्राई किया, यहाँ तो ये जीत नहीं पाया, लेकिन अपने अंदर किसको मिला दिया, अवंती थी। किसने? बिंबिसार ने, अवंती। ये मध्य प्रदेश का जो यहाँ पे महाजनपद था मध्य प्रदेश में, उसको अपने आप में मिला दिया। तो इसने क्या वैवाहिक संबंध को ही आधार माना और इस पे ही बल दिया। तो इन्होंने क्या किया कि ये एक मतलब ऐसा शासक था कि ये ऐसी मतलब राजकुमारी या लड़की को ढूंढता था कि उसके जो है भाई ना हो, और बाप तो क्या है थोड़ा दिन शासन करेगा फिर मर जाएगा या खत्म हो जाएगा, तो फिर वो शादी होगी तब वो साथ में क्या ले जाएगी, दहेज के रूप में पूरा साम्राज्य लेके आ जाएगी। तो ये मतलब ऐसी ताक में रहता था या ऐसी लड़की पे क्या करता था, एक तरह से अटैक करता था और टारगेट यही रखता था। तो धीरे धीरे इसने क्या किया, ये अवंती, तो अवंती का जो राजा था वो संदर्भ प्रदोप, क्योंकि पुत्र नहीं था, पुत्री थी। तो ये क्या हुआ, एक बार बीमार हो गए। तो इसने क्या कि अपना एक राजवेद था, कौन सा, इसका बिंबिसार का, उसको यहाँ भेज दिया और उसका नाम था जीवक। अब जीवक ने इलाज किया, राजवेद था उसके पास, तो जो भी उस समय आयुर्वेदिक जो भी इलाज था वो किया, तो बच गए। कौन? संदर्भ प्रबोध जी। और ये बच गई तो इन्होंने अब एहसान हो गया, एहसान हो गया तो क्या किया जाए। इन्होंने वापस भाई कहा कि मैं तो बसा दिया, मैं तो जिंदगी बख्शी आपने, अब क्या किया जाए। तो इन्होंने कहा देख लीजिए, युद्ध करने आए हैं आप, खुद ही आ जाओ। तो इन्होंने है तो आधा समर्पण कर दिया, और अवंती है जो किस में मिल गई, मगध में एक तरीके से। तो यहाँ देखो वैशाली पे इन्होंने जो मतलब फर्स्ट टाइम में मतलब सफलता हाथ नहीं लगी, वैशाली ये नहीं जीत पाए, लेकिन अवंती जीत गए और इन्होंने जो राजधानी वो राजगीर बना दिया। अब आगे आते हैं, फिर ये हुआ कि भाई इन्होंने कहा कि पिता की हत्या कर दी अजातशत्रु ने। इन्होंने कहा कि भाई तेरे पिता तो अपनी राजधानी मतलब अपनी राजनीति और अपनी जो है वैवाहिक संबंध बनाने में या उसमें वही रहे, उसमें लगे हुए, तेरा तो कोई ध्यान देता नहीं। तो इन्होंने किया कि अजातशत्रु ने पिता की हत्या कर दी। तो इतिहास में सर्वप्रथम पिता की हत्या करने वाला शासक जो माना जाता है वो है अजातशत्रु, और इसे कहा जाता है पितृहंता, पिता की हत्या करने वाला। तो कौन था? अजातशत्रु। अब देख देते हैं अजातशत्रु को भी, मगध वही था। तो मगध में अब अजय वंश का दूसरा शासक आ गया, यानी कि बिंबिसार का पुत्र आ गया। तो यहाँ हो गया, आप कह सकते हैं हम ये अजातशत्रु, और मगध तो वही था यहाँ पे। अब मगध में कौन? वैशाली शामिल हो गया, एक तो सॉरी अवंती, दूसरा मगध यहाँ है ही। अब मगध में कहीं कहीं जो राजगीर था वो मतलब यानी कि एक जगह से ऑपरेट सही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मगध जो है मगध के दक्षिणी भाग में या दक्षिणी पूर्वी भाग में राजगीर था। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार होने लगा, यानी कि मगध का है जो विस्तार होने लगा, तो इनको भी लगा कि राजधानी ऐसी जगह की जाए जहाँ पर कोई अटैक न करे। तो यहाँ से निकलती गंगा नदी, यहाँ राजगीर की पहाड़ी आ जाती है, यहाँ ऊपर से सोन नदी निकलती है, और यहाँ है बीच में पटना या फिर पाटलिपुत्र कह सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ थोड़ी बहुत जो सुरक्षा महसूस की, किसने? अजातशत्रु ने। तो इसने क्या किया, राजगीर या राजगीर की किलाबंदी करवा दी, किलेबंदी हम कह सकते हैं। इन्होंने जो है दीवारें बनाई है और बहुत मजबूत कर दिया कि भाई अक्षुण बनाया, कोई यहाँ अटैक ना करे। उसके बाद इसने वैशाली, वो कहते हैं ना ये आदर्श पुत्र भी था, क्यों? क्योंकि पिता का जो टारगेट था, लक्ष्य था, उनको पूरा किया, सपना पूरा किया। क्या किया इसने? वैशाली पे अटैक किया। अब वैशाली पता था इसको, पिताजी नहीं जीत पाए तो हम कैसे जीत पाएंगे, तो कुछ न कुछ जुगाड़ बैठाया जाए। जुगाड़ बैठाने के लिए इसने क्या किया, अपना एक वर्षकार नाम का एक गुप्तचर जासूस था, उसको भेजा वैशाली जाओ पता करो कि भाई वहाँ के किस प्रकार की है जो सेना है, किस प्रकार का राजा है वैशाली का, वो लोग किस प्रकार से कौन सा हथियार पहले यूज करते हैं, कौन सी सेना पहले वो युद्ध में उतारते हैं, और किले के बाहर कैसे हथियारों से युद्ध करते हैं, किले के अंदर कैसे हथियारों से युद्ध करते हैं। तो वो सब पूरी जानकारी है। तो वर्षकार है वहाँ रह के पता करके आ गया, और वो पता करके आके बता दिया किसको? अजातशत्रु ने वैशाली पे अटैक कर दिया और वैशाली को जीत लिया और अपने आप में मिला लिया। किसकी? वर्षकार की सहायता से। तो इसने दो हथियारों का उपयोग किया, एक तो था महाशिला कंटक।
बड़ा शिला यानी पत्थर कटक मतलब कैसे काटा, तो मतलब ऐसा एक बहुत बड़ा ऐसा पत्थर, यानी कि आपने देखा बाहुबली मूवी में जो बाहुबली के पास होता है किला तोड़ने वाला हथियार, जो मतलब यानी बाहर से फेंक के किले की दीवार तोड़ देते हैं, वैसा। और एक दूसरा जो हथियार था वो था रथ मूसल। और रथ मूसल आपने देखा होगा बाहुबली मूवी में भल्लाल देव के पास था, यानी कि वो मतलब यानी कि खुले मैदान में जो युद्ध लड़ने वाला नहीं, किला तोड़ने वाला ऐसा हथियार था, और उसको दे दिया। वो खुले मैदान में मतलब वो हथियार रथ मूसल लेके भाग रहे हैं। तो इन दोनों हथियारों की जो है हथियार कहते हैं हथियारों की सहायता से वैशाली को जीत दिया। अब देखो मगध यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ वैशाली भी शामिल हो गया मगध में। अब मगध साम्राज्य क्या है, धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, और यहाँ भी शासक हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। तो इन्होंने जो मुख्यतः एक तो राजगीर की जो किलेबंदी करवाई, दूसरी बात है वैशाली को अपने आप में मिला दिया। इसका एक काक वर्ण करके अजातशत्रु को मतलब काक वर्ण इसको जो नाम है वो है, क्योंकि ये कहते हैं कि रंग में बहुत काला था। मतलब वैवाहिक संबंध तो इसने भी बनाए, ऐसी बात नहीं, ये वैवाहिक संबंध से साम्राज्य विस्तार ये भी करता था, लेकिन बस कह दियो नहीं कि रंग रो तो काल और कट कोयल हो जो, फिर भी क्योंकि राजा था और कोई पसंद आ जाए तो फिर राजा का तो हुक्म प्रजा को मानना ही पड़ता था। तो इस प्रकार इन्होंने जो अवंती तो मिला दी थी बिंबिसार ने, वैशाली को मिला दिया अजातशत्रु ने। फिर इनका पुत्र आया उदयन। उदयन कोई खास इतना शासक नहीं था, ठीक ठाक ही था मतलब ये। और उदयन मतलब यानी कि इसने कुछ ज्यादा काम नहीं किया, हम ये कह सकते हैं कि बस ठीक ठाक ही था, और थोड़ा बहुत राजा था। तो अब देखो राज वंश में जन्म लिया है तो कुछ तो शक्तियां अधिकार ऐसे ही मिल जाते हैं राजा का पुत्र होने के कारण, या फिर राज घराने का होने के कारण, तो हम कह सकते हैं। तो अब कौन आ गया, उदयन। और उदयन ने कुछ नहीं किया कि इसको लगा थोड़ा बहुत कि यहाँ अटैक मतलब जो मगध साम्राज्य है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और राजगीर में राजधानी रखना, भले किले बंदी कर लो कितने भी हो, इसको कैसे भी करके यहाँ हमारे केंद्र में लाना होगा, या फिर ऐसी जगह लाओ जहाँ बहुत सुरक्षित रहे। राजधानी बहुत सुरक्षित रखना जरूरी है। अंग्रेजों को भी लगा जो 1911 में कि भाई अब कलकत्ता में रह के हम राज नहीं कर सकते, तो उन्होंने जो भारत की राजधानी का दिल्ली बना दी 1912 में, 11 में यहाँ ट्रांसफर या 12 में यहाँ आ गए वो। तो उनको भी कहीं कहीं लगा, उदयन को लगा कि अब राजगीर में रह के हम नहीं करेंगे, शासन नहीं कर सकते, क्योंकि उधर वैशाली यहाँ जो है हमारे अवंती ये जो साम्राज्य हमें मिल गए, तो इन पे सब पे निगरानी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है हमने जीत लिया ये तो कल को वापस फन उड़ा लेंगे। इस वजह से तो उदयन ने क्या किया, राजधानी है वो कहाँ बना ली, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान का पटना, तो वर्तमान का पटना यहाँ पे। अब देखो यहाँ से गंगा नदी निकलती है, यहाँ सोन नदी, यहाँ राजगीर की पहाड़ियाँ, ये सोन नदी, यहाँ राजगीर की पहाड़ियाँ आ गई, गंडक नदियाँ या गंगा की साइड नदियाँ। तो अब देखो यहाँ पाटलिपुत्र यानी पटना बीच में आ गया, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सुरक्षित हो गया। अब इधर से पहाड़ी क्षेत्र आ गया, इधर से दो नदियां आ गई। अब कोई भी राजा सीधा राजधानी पर अटैक नहीं कर सकता, या इस पे मगध पे आक्रमण करने से पहले डरता था। इसीलिए आगे हम देखेंगे मौर्य काल में जो भी है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जब शासन करता है तो ये वो भी धनानंद डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाता है, मतलब करता तो है तो जीत नहीं पाता है, धनानंद को मार नहीं सकते। इसी प्रकार जो भी शासक आता है, इसलिए मगध बहुत कहते हैं ना उस वजह से भी सुरक्षित रहा, क्योंकि उसकी एक जो अवस्थिति थी, जो उसकी स्थिति हम कह सकते हैं भौगोलिक रूप से या रणनीतिक रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे था। इस वजह से मगध साम्राज्य का लंबे साल तक जो शासन रहा, मगध साम्राज्य अपना जो एक तरह से विकास कर सका। फिर उदयन के बाद यहाँ आता है नाग दशक। और नाग दशक कोई खास शासक नहीं था, ये मतलब कह सकते हैं कि डपोड़ी तो गणों वो खास कस वाली बात को नहीं, हम कह सकते हैं कि अयोग्य शासक था। और अयोग्य शासक था तो पता है इनकी सामंत वगैरह भी उतना उसको अयोग्य होते हैं, तो उनको फिर कौन दबाव देता है, तो फिर लोग ताक में ही रहते हैं। तो फिर इसका एक सेनापति था शिशुनाग। हालांकि जो है नाग दशक ने है जो इसकी उदयन की हत्या नहीं की थी, इसने पहले ही बोल दिया था। ये मतलब ऐसा नहीं है कि सब अपने पिता को मार के शासक बन गया, ऐसा नहीं था। इसने पहले ही पूछ दिया था कि भाई बेटा शादी करनी है तो कोई नहीं, देख लेंगे तेरी शादी करवा देंगे, तो ऐसा मत करना कहीं भाला लेके आ जाए तो तू मतलब यानी कि हैट्रिक मत लगाना। तो इसने ऐसा नहीं किया था, उदयन को नहीं मारा था। फिर भी उदयन के जो नाग दशक को शासक बना दिया उदयन के बाद। और नाग दशक है जो अयोग्य शासक था, तो इसने एक सेनापति रख दिया शिशुनाग। और शिशुनाग ने जो नाग दशक की हत्या करके यहाँ पे शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी मगध पे, और वो हम पढ़ेंगे कल। तो हमने आज हरेक वंश को पढ़ा कि मगध पे उन्होंने किस प्रकार साम्राज्य या शासन स्थापित किया और किस प्रकार वो है जो वहाँ शासन कर रहे थे। तो हरेक वंश के शासकों में जो
इस प्रकार उन्होंने यहाँ साम्राज्य किया है या राज किया है। इस प्रकार की विविध घटनाएं हुई। किस समय राजधानी बनी, तो मैं कह सकते बिम्बिसार के समय राजगिरी में राजधानी थी, और अजातशत्रु ने वहाँ किलेबंदी करवाई। उदयन तो राजधानी पाटलिपुत्र लेके चला गया। तो इस प्रकार जो मगध पे हर्यक वंश जो प्रथम शासक था उसकी अगर देखें तो इस प्रकार उन्होंने शासन किया था। तो निश्चित तौर पे मगध, या हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में जो महाजनपद काल में भी मगध साम्राज्य को और मगध साम्राज्य के जो वंश है या ब्रदर दिया जो हर्यक वंश, इसको समझने में आपको जरूर आसानी हुई होगी या जरूर कुछ समझ में आया होगा। और अगर कुछ समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।